खेलता है। नीरज भाई ने ओलंपिक के बाद से अब दोबारा से शुरुआत की है, मेडल के साथ अच्छी शुरुआत की है और उन्होंने नेशनल रिकॉर्ड को भी बीट किया, अपना नया रिकॉर्ड बनाया है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं नीरज को और उम्मीद है कि भाई आगे भी अभी गेम्स हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स है, वर्ल्ड चैंपियनशिप है, जो भी गेम्स में खेले देश के लिए गोल्ड जीते और एक नए कीर्तिमान बनाते हुए चले। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता और हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय पहलवान बजरंग पूनिया। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद जी। मुझे ये बताइए, अब से 2 महीने बाद, मुझे लगता है 2 महीने बाद शायद सितंबर में ही 2 चैंपियनशिप्स होनी है, 2 गेम्स होने हैं आगे पीछे, उसके लिए क्या तैयारियां हैं? 1 अगस्त में मैडम और 1 सितंबर में 1 महीना बचा है। कॉमनवेल्थ गेम्स है, वर्ल्ड चैंपियनशिप है, तो उसके लिए तैयारियों में लगे हुए हैं। काफ़ी अच्छी तैयारियां चल रही हैं क्योंकि चोट के बाद 1-2 टूर्नामेंट खेले, उसमें परफॉर्मेंस उतार चढ़ाव चलता रहा, लेकिन अब अच्छी तैयारी है और जो कमियां थी उन पे काम कर रहे हैं। दोबारा से कोशिश है कि भाई कॉमनवेल्थ गेम से अच्छी शुरुआत करें और वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी अच्छा प्रदर्शन करें। किस तरीके की प्रैक्टिस चल रही है? क्योंकि अमूमन हम जब खिलाड़ियों को देखते हैं या पहलवानों को देखते हैं तो बहुत बहुत घंटे वो प्रैक्टिस में देते हैं, तो कितने घंटे दे रहे हैं? ट्रेनिंग सुबह शाम होती है, सुबह 2-2.5 घंटे, सुबह 2-2.5 घंटे शाम को, मतलब टोटल लगा के कभी 6 घंटे भी हो जाती है, कभी 5 घंटे भी हो जाती है और संडे रेस्ट होता है, तो 5-6 दिन खूब ट्रेनिंग होती है। तो 100% उम्मीद है गोल्ड ही आएगा? देखिए, अपनी तरफ से बेस्ट करेंगे, बाकी आप लोगों की दुआ है तो जरूर गोल्ड लेके आएंगे। दुआ तो हमारी हमेशा साथ है। एक इंजरी का आपने जिक्र किया, अगर मैं गलत नहीं हूँ टोक्यो ओलंपिक्स के बाद शायद इंजरी हुई थी? टोक्यो ओलंपिक से पहले 1 महीना पहले। अच्छा, तो फिर कैसे उससे रिकवर किया आपने? डॉक्टर के साथ रिहैब किया। पहले तो मैं खुद ही कर रहा था ओलंपिक के बाद 6-7 महीने तक, उसके बाद मैंने फिजियो के साथ रिहैब किया है, अभी पूरी तरह से फिट हूँ। अच्छा, एक कहीं पे मैं खबर पढ़ रही थी कि आपने और रवि दहिया ने ये मतलब डिसाइड कर लिया है कि किसी विदेशी कोच के साथ आप अभ्यास नहीं करेंगे, कुछ रीजन है उसके पीछे? नहीं, रीजन कुछ भी नहीं है, बस यही था कि भाई पहले मेरे पास 4 साल तक विदेशी कोच था, तो मैं उसमें ये नहीं बताता भाई कमी है कोच में। कोच अच्छा था, बिल्कुल बढ़िया था, और हमारे इंडियन कोच में भी कोई कमी नहीं है अगर हम उनको अच्छे से मतलब समझे। तो वही चीज़ें थी कि भाई अगर हम अपने इंडिया के जो कोच हैं उनको हम आगे बढ़ाएं तो हमारे लिए और बेटर होगा, क्योंकि हम बाहर से भी तो कोच लेके आ रहे हैं, टेक्निक सभी की सेम होती है, तो हमारे पास भी अच्छे पहलवान हैं जो रेसलिंग छोड़ चुके हैं, तो हम उन्हीं का फ़ायदा लेके हम अपनी रेसलिंग में सुधार करें। तो इसलिए ये निर्णय लिया कि भाई हम इंडियन कोच के साथ ही काम करेंगे। अच्छा, जब से देश में प्रधानमंत्री मोदी आए हैं, मोदी सरकार हुई है, एज अ प्लेयर, एज अ खिलाड़ी आपसे पूछूं, कुछ फ़र्क महसूस होता है कि खिलाड़ियों को बहुत ज़्यादा अच्छा प्रोत्साहन मिल रहा है? देखिए, 2014 से गवर्नमेंट आई है, तो 16 में जब ओलंपिक था उससे पहले टॉप स्कीम बनाई थी जो टारगेट ओलंपिक पोडियम, तो उसमें खिलाड़ियों को काफ़ी सपोर्ट मिलता है। तो साई भी काफ़ी एक्टिव है, हर चीज़ जो सुविधाएं खिलाड़ियों को चाहिए होती हैं, क्योंकि खिलाड़ी को एक तो ट्रेनिंग चाहिए होती है, एक जो ट्रेनिंग के जो चीज़ें होती हैं, भाई जिम में क्या चीज़ें चाहिए, क्रॉसफिट के लिए क्या चाहिए, मैट के लिए क्या चाहिए, तो हर चीज़ वो खिलाड़ी के पास है आज के टाइम में, जो एक खिलाड़ी को चाहिए परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए। तो मैं बिल्कुल, गवर्नमेंट का इसमें सबसे बड़ा योगदान होता है कि भाई एक खिलाड़ी को हम अच्छी सुविधाएं दें। बाहर ट्रेनिंग के लिए जब भी हमें जाना होता है तो हमें वो चीज़ें एक बार बोलने के बाद मिलती हैं, पहले ये चीज़ें नहीं थी 2014 से पहले। अच्छा। 2016 वाले ओलंपिक से पहले स्टार्ट हुई थी, 15 में स्टार्ट हुई थी, तो तब से अब खिलाड़ी हर जगह ट्रेनिंग के लिए जाते हैं, कोचेज हैं, फिजियो हैं, ट्रेनर हैं, जिम की सुविधाएं हैं, तो सभी सुविधाएं हैं। अब खिलाड़ियों को खूब मेहनत कर रहे हैं और रिजल्ट भी हमारा भी कैडेट एशिया में, अंडर 23 एशिया में काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया है इंडिया टीम का, और चैम्पियन बनी है लड़कियों की टीम, तो इतिहास में पहली बार बनी है। तो ये भारतीय कुश्ती के लिए अच्छे संकेत हैं। अच्छा, चूंकि हम पहलवानी की बात कर रहे हैं या एक खिलाड़ी के तौर पे आपसे बात करें, तो नीरज चोपड़ा का जिक्र कर लेते हैं। टोक्यो ओलंपिक से ऐसा सफर शुरू हुआ है कि उनके भी मेडल्स थमने का नाम नहीं ले रहे हैं और आपसे भी यही उम्मीद भी की जा रही है और आप भी ऐसे ही आगे बढ़ रहे हैं। तो नीरज चोपड़ा को हाल ही में सिल्वर मेडल मिला है, क्या कहेंगे? बिल्कुल, देखिए, जो भी खिलाड़ी देश के लिए खेलता है, नीरज भाई ने ओलंपिक के बाद से अब दोबारा से शुरुआत की है, मेडल के साथ अच्छी शुरुआत की है और उन्होंने नेशनल रिकॉर्ड को भी बीट किया, अपना नया रिकॉर्ड बनाया है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं नीरज को, और उम्मीद है कि भाई आगे भी अभी गेम्स हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स है, वर्ल्ड चैंपियनशिप है, जो भी गेम्स में खेले देश के लिए गोल्ड जीते और एक नए कीर्तिमान बनाते हुए चले। और उनके लिए एक नीरज नहीं, सभी खिलाड़ी मेहनत कर रहे हैं कि भाई हाँ, जिस भी टूर्नामेंट में जाए उसमें हम देश के लिए मेडल लेके आए। अच्छा, जाते जाते आखिरी सवाल, बहुत सारे लोग जब पहलवानी देखते हैं, कुश्ती देखते हैं, तो मज़ा बहुत आता है देखने में,
लेकिन अगर हम एक पहलवान से पूछें कि भैया आपको कितने चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, कितने अपने शरीर पे सब चीज़ें लेनी पड़ती हैं, तो क्या कहेंगे? देखिए चैलेंज तो हर चीज़ में है, चाहे वो गेम है या ना है, क्योंकि लाइफ में अगर आपको आगे बढ़ना है तो चैलेंज तो फेस करने ही पड़ेंगे। तो एक खिलाड़ी के तौर पे हमारे पास मतलब इंजरी के ज़्यादा चांस होते हैं, क्योंकि हमारा गेम एक दूसरे के साथ हमें लड़ना है, तो इंजरी के चांस ज़्यादा होते हैं हमारे। तो उससे भी बचाव करना, खुद को फिट रखना और अपनी परफॉर्मेंस को ऊपर लेके जाना, तो काफ़ी चैलेंज होते हैं कि भाई सुबह शाम हार्डवर्क करना। तो ये क्योंकि सभी चाहते हैं कि भाई एक टाइम थकने के बाद यार अब रेस्ट कर ले, पर कोचेज़ का ये कि भाई और पुश करे कि भाई हाँ चल और कर, 1 घंटा और है, आधा घंटा और है। तो ये चैलेंज सभी की लाइफ में है, जो भी खिलाड़ी हैं। तो चैलेंज से आगे, अगर हम चैलेंज के साथ लड़के हम आगे बढ़ेंगे तो शायद मुझे लगता है और अच्छी परफॉर्मेंस दे सकते हैं। बिल्कुल, चलिए इंटरव्यू को खत्म करते हैं इसी उम्मीद के साथ बजरंग की आप फिर से गोल्ड मेडल लेकर आए। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद जी। अच्छा नीरज, ये बताइए, सचमुच में बड़ा मेरे लिए सरप्राइज था कि जब तुमने सेकंड बार अपना किया तो तुमने विक्ट्री के मूड में आ गए और एकदम विक्ट्री तुम सेलिब्रेट करने लग गए। इसके पीछे बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस है, पूरी जानकारी लगती है, तब संभव होता है। और खिलाड़ियों के संबंध में भी जानकारी होगी क्या हो रहा है, तो कैसे कैसे संभव हुआ? सर जब वो थ्रो में जो एफर्ट लगता है, क्योंकि इतने साल से हम ट्रेनिंग कर रहे हैं उसी चीज़ के लिए, तो वो एफर्ट बता देता है कि हाँ ये बेस्ट थ्रो है। और सबसे जो बड़ी बात है, जो कॉन्फिडेंस है, वो ट्रेनिंग से आता है सर। ट्रेनिंग इतने अच्छे से हुई थी इतने साल, तो इसलिए कॉन्फिडेंस था। नीरज इतना नहीं है, क्योंकि तुम्हें ये तो मालूम है कि तुम 85 जाओगे, 86 जाओगे, तुम्हें मालूम है, लेकिन तुम्हें औरों का पता नहीं है। लोग 90 जाएगा, 88 जाएगा, कितना 84 जाएगा। ऐसे में ये मिजाज, और तुम शायद अपने आप को कभी बैठ कर के सोचो, यानी एक मित्र के रूप में सुला देता हूँ। देखिए, तुम्हें नॉर्मल से कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी परमात्मा की गिफ्ट है। कभी तुम्हारे मम्मी पापा ने मार किया होगा, क्योंकि मैंने देखा है कि विजय तुम्हारे सर पे नहीं चढ़ता है और दूसरा मैंने देखा है कि पराजय तुम्हारे मन में नहीं बैठता है। दोनों चीज़ें बहुत बड़ी है। और ये मैं तुम्हें जब भी तुमसे बात किया है, हर बार बड़ा बैलेंसिंग चीज़ें देखी है। कुछ तो होगा जी। सर वो तो हमारा स्पोर्ट्स ऐसा है कि मतलब अपोनेंट पे निर्भर तो करता है, लेकिन हमें अपना बेस्ट देना होता है। मतलब हम फाइनल इकट्ठे खेलते हैं, 12 लोग होते हैं, लेकिन उन एथलीट्स के बीच में हमें अपने आप पे फोकस करना होता है, हमें बस अपना ही बेस्ट करना होता है। तो कोशिश यही करता हूँ कि दूसरे की परफॉर्मेंस की तरफ ध्यान ना देके या उसकी परफॉर्मेंस को देख के नर्वस ना होके अपनी परफॉर्मेंस कैसे बेटर करनी है उस पर फोकस करूँ। और वही सर उसी के लिए पूरा अपना जोर लगाते हैं। और ओलंपिक्स में भी थोड़ा फील होता है पहले कि इतना बड़ा देश है, इतनी उम्मीद है, पर जब उधर फील्ड पे होते हैं तो बस यही होता है कि बस थ्रो करनी है, जितना जान है अंदर पूरी लगा देनी है। अच्छा, ये चूरमा वूरमा खाया कि नहीं खाया? खाया था सर, सोफा होटल में बना के कब खाया अभी? आते ही वहाँ से आते और एक बार खड़ा होगा। हाँ। आप भी खाइए सर। मेरा क्या होता है, मैं इस चातुर्मास सिर्फ एक टाइम खाना खाता हूँ। थैंक यू सर। तो मेरे लिए बड़ी नियमों का इतना बड़ा पाबंदी रखता हूँ मैं। भाई सबको खिलाइए। हाँ, लेकिन ये तुम्हारा चूरमा तुम्हें बहुत परेशान करने वाला है, मान लो। एक मैं आज घटना सुनाता हूँ तुम्हें। वैसे आज अटल जी की पुण्यतिथि है। अटल जी जब पहले पार्टी का भी काम करते थे तो उनका जाना आना रहता था, तो कई परिवारों में खाना भी होता था। तो किसी परिवार में भोजन के लिए गए, तो बाद में मीडिया वाले पहुंच गए। अब जब भोजन किया तो उन्होंने बताया कि गुलाब जामुन बहुत अच्छे थे। तो मीडिया वालों को उन्होंने बता दिया कि गुलाब जामुन बहुत पसंद आए। अब वो खबर छप गई पूरे देश में। तो अटल जी जहाँ जाते थे वहाँ सब जगह पे गुलाब जामुन। वो बड़े तंग आ गए। उन्होंने कहा यार एक सर्कुलर निकालो कि अटल जी आएंगे तो गुलाब जामुन बंद दो, कुछ और भी खिलाओ। सर पर हरियाणा का चूरमा होता है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। हाँ, वो खैर हरियाणा का अलग है, राजस्थान का भी अलग है, दोनों का अलग अलग रहता है। और तुम्हें तो माँ का चूरमा खाने की आदत है ना।